हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अदिति यादव और हम कर रहे हैं अपना चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये है हमारा बोर एटॉमिक मॉडल का पार्ट 2, राइट। इससे पहले वाले पार्ट में हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की थी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसे रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस एक फिक्स्ड रेडियस और फिक्स्ड एनर्जी के पाथ में, और उस पाथ को हमने बोला था बच्चे शेल और ऑर्बिट, और उसी पाथ को स्टेशनरी ऑर्बिट्स और स्टेशनरी स्टेट्स भी कहते हैं, राइट। और हमने देखा था कि जो बोर एटॉमिक मॉडल है ये वैलिड है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज जैसे कि हीलियम+1, लिथियम+2, बेरिलियम+3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एग्जाम्पल जैसे देखो, हीलियम है हमारा, उसके अंदर है हाइड्रोजन लाइक स्पीशी का मतलब है हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है बच्चे, ठीक है। तो इसीलिए ये सिर्फ उन्हीं एटम्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा, वैलिड होगा बोर एटॉमिक मॉडल जिन एटम के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब हाइड्रोजन है एक इलेक्ट्रॉन, अगर मैं हीलियम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं, अगर मैं हीलियम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, और जो न्यूट्रल एटम होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वही इक्वल होता है हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। अगर न्यूट्रल एटम में हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 2, तो इट मीन्स कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हीलियम के पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन मुझे हाइड्रोजन लाइक स्पीशी बनाना है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन में से मैं एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दूं तो मेरे पास बचेगा एक इलेक्ट्रॉन। अगर मैं एक को रिमूव करूंगी तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा हीलियम पे, तो क्या हो जाएगा हीलियम+1, यानी कि हीलियम फॉलो नहीं करता बोर एटॉमिक मॉडल को, हीलियम+1 फॉलो करता है। रीजन समझ में आ गया, क्योंकि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और हीलियम+1 के पास हमारा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, वही हाइड्रोजन लाइक स्पीशी है। सिमिलरली लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 3 होता है, लेकिन लिथियम+2 वो एप्लीकेबल हो, उस पर एप्लीकेबल होगा हमारा बोर एटॉमिक मॉडल, क्योंकि उसके पास बचा एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया बच्चे। सिमिलरली बेरिलियम, उसके ऊपर होता है +3, उसके ऊपर हमारे उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दूंगी तो हमारे पास बचेगा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, ओके। देन उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो हमारा न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज हमारा कूलम्बिक फोर्स, और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वही जो हमारे इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अराउंड घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो कूलम्बिक फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करता है, ओके। देन उसके बाद हमने उसका डेरिवेशन देखा था, फिर हमने देखा था एंगुलर मोमेंटम के बारे में कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। वहां से हमारा जो फॉर्मूला आया था एंगुलर मोमेंटम का वो आया था हमारे पास L = mvr और आया था L = NH/2π, जहां पर n की वैल्यू जो है बच्चे वो 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट हो सकती है, बट फ्रैक्शन वैल्यू n की कभी भी नहीं होगी, ओके। जो इलेक्ट्रॉन्स इनको फॉलो करते हैं वही ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, ठीक है, जो इस एंगुलर मोमेंटम को फॉलो करेंगे, ठीक है। एन क्या है यहाँ पे, शेल नंबर, जिसे हम ऑर्बिट नंबर भी कह सकते हैं, जिसे हम स्टेशनरी स्टेट्स भी कह सकते हैं। एच क्या है हमारा, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.62 मल्टीप्लाई 10⁻34 जूल सेकेंड। 2 तो 2 ही है। पाई क्या है 22/7 ओ 3.14, और एल क्या है हमारा, एंगुलर मोमेंटम, राइट, ओके। तो ये सब हमने पढ़ लिया, अभी हम करते हैं हमारा नेक्स्ट, ठीक है, इसको मैं रब कर देती हूँ। हाँ, अभी हम करते हैं नेक्स्ट। देखो, हमने ये स्टेशनरी स्टेट्स और स्टेशनरी ऑर्बिट्स पढ़ लिया कि इलेक्ट्रॉन जो है, देखो ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके अराउंड में ये जो सर्कल मैं बना रही हूँ, इन्हीं को क्या बोलेंगे हम, ये बोलेंगे हम इन्हें शेल या फिर ऑर्बिट या फिर स्टेशनरी स्टेट्स। और ये जो शेल, मैं शेल ले लेती हूँ अभी, ये की नाम बोलती हूँ, जो शेल है वो एक फिक्स्ड
डिस्टेंस पे होता है, यानी न्यूक्लियस और शेल के बीच का एक फिक्स रेडियस होता है। ऐसा नहीं है कि वो रेडियस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो घटता बढ़ता है, इंक्रीज डिक्रीज होता है, ऐसा नहीं है। वो फिक्स है, वो फिक्स रेडियस है। इसी वजह से ही तो स्टेबिलिटी है ये एटम में। अगर इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, अगर उसका रेडियस इंक्रीज डिक्रीज होने लगेगा बच्चे, तो रदरफोर्ड वाली बात आ जाएगी कि रदरफोर्ड ने स्टेबिलिटी नहीं बताई, उसने कहा एक्सिलरेटेड मोशन में है, और घूमते घूमते तो फिर इलेक्ट्रॉन जाके उसके अंदर हमारे न्यूक्लियस के अंदर कोलैप्स कर जाएगा। इससे तो हमारा एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर तो कोई भी चीजें नहीं बनेंगी, राइट। तो देखो, अगर N1 ये जो हमारा फर्स्ट शेल है, ये मैंने मान लिया N1, ये बाहर वाला शेल है N2, शेल नंबर 2 है, तो अगर इसकी R1 रेडियस है, वो हमेशा ही R1 रेडियस रहेगी, और 2 वाले की रेडियस अगर R2, अगर ये R2 डिस्टेंस पे है न्यूक्लियस से, तो हमेशा ही ये R2 रहेगा। अब देखो कि मान लो यहाँ पे R2 में मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन बैठा है, ठीक है, और मुझे क्या कराना है, उसे क्या कहते हैं, एक्साइट करा के उसे लेके आना है हमें N1 में, शेल नंबर 1 में। जो न्यूक्लियस के पास वाला शेल है वो है शेल नंबर 1। तो मुझे इलेक्ट्रॉन जो है N2 में बैठा है, शेल नंबर 2 में बैठा है, और शेल नंबर 1 में उसे लेके आना है, ठीक है। तो क्या करेगा, यहाँ की एक बात और ध्यान रखो, ये जो शेल होता है, यानी कि ये जो पाथ है, इसकी एक फिक्स रेडियस यानी एक फिक्स डिस्टेंस पे तो है ये न्यूक्लियस से, प्लस में इसकी एक फिक्स एनर्जी भी है, यानी कि इसके अंदर रिवॉल्व हर एक पाथ की, हर एक शेल नंबर की अपनी एक फिक्स एनर्जी है, कि जो भी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आएगा, चाहे वो जंप करके आए, चाहे वो ऊपर से नीचे आए, यानी कि तो उसकी एक फिक्स एनर्जी है। अगर अब देखो, जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन N2 से N2 जिसमें है N2 यानी शेल नंबर 2, इसकी अपनी एक एनर्जी है E2, ठीक है। शेल नंबर 1 है N1, इसकी एक अपनी एनर्जी है E1, राइट, इसकी एनर्जी है E1, और N2 वाले की एनर्जी जो है वो है E2। अब ये जो इलेक्ट्रॉन N2 में घूम रहा है, इसके पास एनर्जी क्या हुई बच्चे, E2, और जो इलेक्ट्रॉन N1 में घूम रहा है उसकी एनर्जी क्या हुई, E1। तो जब मैं इलेक्ट्रॉन को N2 से N1 में जब ये मेरा जंप करेगा, तो इसकी एनर्जी E2 नहीं रहेगी कि वो E2 से ही रिवॉल्व करेगा N1 शेल के अंदर, नहीं। जब वो शेल नंबर 1 में आएगा तो उसकी एनर्जी E1 हो जाएगी, और शेल नंबर जो होता है हमारा, जैसे जैसे शेल इंक्रीज करता जाता है, वैसे वैसे एनर्जी भी इंक्रीज करती जाती है बच्चे। शेल नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे एनर्जी भी हमारी क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी, राइट। देखो क्या होगा, जैसे कि अगर मैं लेके आ रही हूँ इसे इलेक्ट्रॉन को N2 से N1 के अंदर, तो ये कुछ एनर्जी को रिलीज करेगा, क्योंकि इसे कम एनर्जी में जाना है। अगर उसके पास है मान लो2x एनर्जी, और N1 को चाहिए, N1 जो N1 शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनके पास है सिर्फ x एनर्जी, तो क्या इलेक्ट्रॉन N2 से जब N1 में जाएगा तो क्या वो 2x के साथ घूम लेगा N1 में, नहीं घूम पाएगा, क्योंकि वहां की फिक्स एनर्जी है जो कि है x। तो इसीलिए उस 2x को अपनी एक x एनर्जी को रिमूव करना पड़ेगा, वो x एनर्जी के साथ ही मूव कर पाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो आपको नॉलेज हो PhD लेवल तक की, लेकिन जब जब अगर आप 9th स्टैंडर्ड में हैं बच्चे, तो ये नहीं है कि आप वहीं के लेवल, वहीं के कॉन्सेप्ट्स आप अपने आंसर्स में लिखोगे, या फिर वहीं का क्वेश्चन आएगा आपके पास, आपको वही बच्चों के एनर्जी लेवल को मैच करना पड़ेगा, राइट, जो उस क्लास में बच्चे हैं, जिस स्टैंडर्ड में आप पढ़ रहे हैं, राइट। जैसे अगर आप नर्सरी में आपको ABCD सिखाया जाता है, KG में आपको जो है वो वर्ड फॉर्मेशन वगैरह ये सारी चीजें सिखाई जाती है। तो अगर आप केजी के बच्चे को नर्सरी से कंपेयर करोगे, तो नर्सरी वाले के पास नॉलेज कम है आज कंपेयर टू केजी वाला, तो केजी वाला हो गया हमारा शेल नंबर 2, और नर्सरी वाला हो गया हमारा शेल नंबर 1। अगर कोई बच्चा केजी से डिग्रेड होके नर्सरी में आ रहा है, किसी भी रीजन से डिग्रेड होके अगर वो केजी वाला बच्चा नर्सरी में आ रहा है, तो वो वर्ड फॉर्मेशन थोड़ी ना करेगा, वो तो वहाँ ABCD के हिसाब से उसे चलना पड़ेगा। अगर टीचर आज उसे ABCD पढ़ा रही है तो वो ABCD ही पढ़ेगा, ना कि वर्ड फॉर्मेशन पढ़ेगा, राइट। तो इसीलिए उस केजी वाले बच्चे को नर्सरी वाले बच्चे की ही एनर्जी मैच करनी पड़ेगी, उसे अपनी थोड़ी सी नॉलेज को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, यानी कि एनर्जी को थोड़ा सा रिलीज करना पड़ेगा, ओके। अब सिमिलरली जब अपर शेल से लोअर शेल में आया तो हम बोलेंगे एनर्जी रिलीज हुई। अब
अगर हमारा N1 शेल से इलेक्ट्रॉन N2 शेल में जा रहा है, यानी कि उसे एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी। कोई ऊपर जा रहा है, जब आप सीढ़ियां ऊपर चढ़ते हो तो आपको थोड़ा सा एनर्जी लगानी पड़ती है, थोड़ी सी फोर्स लगानी पड़ती है, तभी आप ऊपर चढ़ते हो। सिमिलरली जब N1 शेल से N2 शेल में जाएगा तो उसे एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी। जब वो एनर्जी उतनी अब्सॉर्ब कर लेगा तभी वो जंप कर पाएगा, एक्साइट कर पाएगा N2 शेल के अंदर। जैसे कि मान लो आप हो अभी 4th स्टैंडर्ड में, ठीक है, आप चाह रहे हो कि मैं आप जो है आप 4th स्टैंडर्ड में हो, अब आपको जाना है 5th स्टैंडर्ड में, तो बच्चे आपको 4th स्टैंडर्ड की जो है नॉलेज उसे अब्सॉर्ब करना पड़ेगा अपने माइंड में, तभी तो आप वहां का एग्जाम क्लियर करके 5th स्टैंडर्ड में जाओगे। यानी कि जो 5th स्टैंडर्ड वाला बच्चा है, हो सकता है उसे पीएचडी का भी आता हो, लेकिन मैं एक नॉर्मल केस ले रही हूँ, जो 5th स्टैंडर्ड वाला बच्चा है उसकी एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू 4th स्टैंडर्ड वाले बच्चे की, ठीक है। तो इसीलिए 4th स्टैंडर्ड वाले बच्चे को उसकी एनर्जी को मीट करने के लिए, 5th स्टैंडर्ड वाले की एनर्जी को मीट करने के लिए अपने पावर को एनहांस करना पड़ेगा, अपनी पावर को, अपनी नॉलेज की, पावर मीन्स नॉलेज, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो वही नॉलेज को मैं यहाँ बोल रही हूँ एनर्जी, यानी कि एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा। पावर अब्सॉर्ब की तभी आप 5th में गए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा तभी वो N2 शेल के अंदर जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। यानी कि अपर शेल से लोअर शेल में आएगा, N2 से N1, सिर्फ N2 N1 नहीं, मतलब मैंने तो सिर्फ एक ये जनरलाइज्ड केस ले लिया। N4 N5 बहुत सारे इनफाइनाइट तक होते हैं N की वैल्यू, जैसा भी बताया था मैंने, ठीक है। अगर वो अपर शेल से लोअर शेल में आ रहा है तो वो एनर्जी को रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से अपर शेल में जा रहा है तो उसे एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी। यही पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है। N1 है, N2 है, इलेक्ट्रॉन N1 से N2 में जा रहा है, फ्रॉम N1 टू N2 एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा क्योंकि वो अपग्रेड हो रहा है। तो अपग्रेड तो तभी होगा जब उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी इंक्रीज होगी, एनर्जी अब्सॉर्ब होगी। जैसे कि हमारे पास आता ना कि ये ऐप है, इसका अपग्रेड वर्जन आ गया। अपग्रेड वर्जन का मतलब क्या है, यानी कि उसके अंदर फीचर्स कुछ नए आ गए, यानी वो पहले से बेटर हो गया, उसके पास जो एनर्जी थी पहले उससे ज्यादा एनर्जी है उसके पास। सिमिलरली जब वो अपग्रेड होगा तो उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, यानी एनर्जी वो अब्सॉर्ब करेगा। जब वो डिग्रेड होगा यानी कि N2 से N1 में आएगा, जब हम कोई ऐप है अपग्रेड हो गई यानी उसमें नए फीचर्स आ गए, उसने नए फीचर्स को अब्सॉर्ब कर लिया, सिमिलरली एनर्जी अब्सॉर्ब हो गई। लेकिन अगर कोई डिवाइस जो है हमारा वो डिग्रेड हो गया, यानी कि जब पहले जिस कंडीशन में था वो उस कंडीशन से डाउन आ गया, उसमें पहले जो फीचर्स थे उस फीचर्स से कम फीचर्स हो गए, इसमें बेकार क्वालिटी का हो गया एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। इट मीन्स उसने कुछ फीचर्स अपने रिलीज कर दिए, यानी कि उसने कुछ अपनी एनर्जी रिलीज कर दी। आई होप अब आपको ये बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सा याद रखो कि जब हमारी कोई भी ऐप अपग्रेड होती है यानी उसमें फीचर्स अब्सॉर्ब करता है, वो अब्सॉर्ब करेगा यानी कि हमारे पास एनर्जी अब्सॉर्ब होगी। जब डिग्रेड होगा यानी N2 से N1 में आएगा तो हमारे पास डिग्रेड हो रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ उसके अंदर खराबी आ गई, यानी कुछ ना कुछ वो जो ऐप है उसके फीचर्स कम हो गए हैं, तो उसे अपनी एनर्जी को कम करना पड़ेगा। कैसे करेगा, एनर्जी को रिलीज करके कम करेगा, ठीक है। अब देखो, अब ये है E2, N1 की एनर्जी क्या है E1। अब इन दोनों एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस होता है डेल्टा E। डेल्टा E इक्वल्स टू E2 बड़ा है तो E2 माइनस E1। हमने पढ़ा था कि एनर्जी जो होती है वो होती है विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ hc/λ, जहाँ पे h होता है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, c होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि आपको याद होना चाहिए, और लैम्डा क्या होता है हमारी वेवलेंथ, राइट। तो ये हम लिख सकते हैं क्या, ये एक्सप्रेशन hc/λ इक्वल्स टू E2 माइनस E1 लिख सकते हैं, एनर्जी का है। क्या एनर्जी की जगह पे मैं ये भी लिख सकती हूँ फ्रीक्वेंसी का रिलेशन h न्यू, न्यू क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी, h है प्लैंक्स कांस्टेंट, और इक्वल्स टू E2 माइनस E1, राइट। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखो, विच वन इज इनकरेक्ट अबाउट द एंगुलर मोमेंटम। अभी मैंने आपको बताया था एंगुलर मोमेंटम में हमने दो फॉर्मूले पढ़े। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L इक्वल्स टू mv। एंगुलर मोमेंटम होता क्या, देखो जब आप लीनियरली मूव कर रहे हो तो आपके पास कुछ लीनियर मोमेंटम है। जब कोई चीज रिवॉल्व कर रही है, गोल गोल रिवॉल्व कर रही है, तो उसके पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम, राइट।
तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L इक्वल्स टू एम वी आर। सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम हमने यहाँ पढ़ा इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन NH/2 पाई। क्या मैं दोनों को इक्वल रख सकती हूँ? हाँ, दोनों ही एंगुलर मोमेंटम है, तो मैं लिख सकती हूँ MVR इक्वल्स टू NH/2 पाई। तो फाइनली ये है हमारे पास, ठीक है। तो देखो अब आपके नीट में क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा है जो आता ही आता है। अब हमने पढ़ा, अब इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट एक्सप्रेशन है। देखो MVR इक्वल्स टू H/2 पाई, अगर मैं बच्चे n की जगह पे 1 वैल्यू पुट कर दूं, MVR इक्वल्स टू n की जगह मैंने 1 वैल्यू पुट कर दी, तो 1H/2 पाई 1H यानी कि 1 तो हटा ही दो, 1H का मतलब H ही है, तो H/2 पाई ये तो ठीक है, हमारा फॉलो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, MVR इक्वल्स टू H/पाई, यानी कि n की जगह पे मैं 2 रख दूं, तो नीचे वाला 2 और ऊपर वाला 2 कैंसिल, H/पाई हमारे पास आंसर आ गया H/पाई, ये भी ठीक है। फिर MVR इक्वल्स टू 3H/2 पाई, 3H/2 पाई इट मीन्स कि अगर मैं n की जगह पे 3 रख दूं तो क्या आ जाएगा 3H/2 पाई। ये भी भाई कमाल हो गया कि ये भी हमारा वैलिड कर रहा है। अब लास्ट वाला देखो, MVR इक्वल्स टू 3H/4 पाई। अब देखो ये है H/2 पाई, अब मैं n की जगह पे, n है हमारा, n की जगह पे ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि 3/4 हो जाए। क्या होगा, n की जगह पे मैं अगर 3/2 रख दूं बच्चे, तो 2 × 2 करके क्या आ जाएगा 3H/4 पाई। लेकिन अब आप कहोगे ये भी वैलिड हो रहा है, नहीं वैलिड हो रहा है। क्या पढ़ा था हमने, n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी, n की वैल्यू हमेशा सिंपल नंबर होगा, 1 2 3 4 5 100 200 300 अप टू इनफाइनाइट, लेकिन फ्रैक्शन कभी नहीं होगा। तो यहाँ तो क्या आ रहा है बच्चे 3/2 जो कि फ्रैक्शन वैल्यू है, तो ये वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए ये हमारा हो जाएगा गलत, राइट। MVR इक्वल्स टू 3H/4 ये वैलिड नहीं है, ये फॉलो नहीं करता है हमारे एंगुलर मोमेंटम को, ठीक है। अभी देखो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि रेडियस क्या, बॉल की रेडियस, ओके चलो। तो देखो अभी हम क्या करेंगे, रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट, ठीक है। nth बोहर ऑर्बिट यानी कि nth जो है वो n की जगह पे कोई भी ऑर्बिट हम ले सकते हैं, 1 का निकालना है, 2 का निकालना है, 3 का निकालना है, 4 का, कोई भी बोहर ऑर्बिट हो सकता है, राइट। तो इसलिए लिख दिया nth बोहर ऑर्बिट जनरलाइज्ड वे में, ठीक है। हमने पढ़ा था, देखो हमने पढ़ा था कि कूलम्बिक फोर्स इक्वल होती है सेंट्रीपिटल फोर्स के। क्यों? क्योंकि कूलम्बिक फोर्स जो है यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लग रहा है, वही सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन को, उसे रिवॉल्व करने के लिए, उसे घूमने के लिए सर्कुलर पाथ में, क्योंकि घूमने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायर्ड होती है। तो इलेक्ट्रॉन को वो सेंट्रीपिटल फोर्स कूलम्बिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो ये एक्सप्रेशन हमने देखा था, ये हम निकाल चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, ये वाला एक्सप्रेशन देख चुके कैसे आया था, डिराइव कर चुके हैं, kz²/r² इक्वल्स टू mv²/r, ठीक है। ये है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, ये है कूलम्बिक फोर्स kz²/r²। ये कैसे आया तो आप उसके लिए प्लीज प्रीवियस लेक्चर देखिए। देन उसके बाद हमें पता है, हमने ये भी निकाला है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, MVR इक्वल्स टू NH/2 पाई, ठीक है। यहाँ r से r कैंसिल हो गया एक, यहाँ से मैं वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लूं, v निकाल लूं, तो मेरे पास ये वैल्यू आई, एंगुलर मोमेंटम से वेलोसिटी निकाली तो, ठीक है। अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें r से r कैंसिल हो गया, तो क्या बचा kz²/r, क्योंकि यहाँ r स्क्वायर है तो एक r बच गया, यहाँ सिर्फ एक ही r था, कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू mv²। r को अब मुझे क्या निकालनी है, रेडियस, तो मैं रेडियस को इधर ले जाऊं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो रेडियस इधर आ गई, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रेडियस इधर आ जाएगी, 1 सेकेंड, गड़बड़ हो गई, वेट फॉर इट, जस्ट वेट। हाँ, तो जब हम इस r की वैल्यू को पुट करेंगे mv² की वैल्यू को, तो हमारे पास जो देखो अब आप सोच रहे हो कि हमारे पास r इक्वल्स टू mv²/kz² कैसे आया। देखो शुरू में क्या होगा, r इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके mv² नीचे आ जाएगा, देन जो v² है, v² में जब ये वैल्यू रखोगे तो यहाँ से एक r² आएगा, वो r यहाँ से r के कैंसिल होके हमारे पास फाइनली जो आएगा, आप इसे पुट करके देखना, फाइनल एक्सप्रेशन जो आएगा आपके पास वो ये आएगा, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन, जहां पर n क्या होता है, हमारा शेल नंबर होता है,
h क्या होता है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है 6.62 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। पाई तो आप पढ़ते ही आ रहे शुरू से, 22/7 और 3.14। के क्या है हमारा, ये है हमारा कूलम्बिक फोर्स में देखा था हमने, कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 9 × 10 की पावर 9। z है हमारा यहाँ पे एटॉमिक नंबर, और E क्या है हमारा 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जिसकी वैल्यू है 1.6 10 की पावर -19 कूलम्ब। ओके, अब देखो जितना भी ये कांस्टेंट है इस डेरिवेशन, ये जो हमने फाइनल रिजल्ट डिराइव किया उसमें जितना भी कांस्टेंट है उस सारे कांस्टेंट को वैल्यू करके लिखा गया है 0.529, मतलब इस सब का टोटल इसकी जो वैल्यू आई है कांस्टेंट की वो आई है 0.529। अब जो कांस्टेंट देखो m स्क्वायर कांस्टेंट नहीं है, वो यहां लिख दिया m स्क्वायर, h स्क्वायर कांस्टेंट है, h प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, m कांस्टेंट, k कांस्टेंट, z एटॉमिक नंबर कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। e स्क्वायर, m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट ही है, e यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए क्या कांस्टेंट नहीं है, n स्क्वायर डिवाइडेड बाय h, और बाकी सारे कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी 0.529। ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ये आई है बच्चे एंगस्ट्रॉम में, और ये आपको पता होना चाहिए 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल, अगर हमें मान लो आपने तो ये एंगस्ट्रॉम में निकाला, अगर आंसर में आपको सिर्फ मीटर में वैल्यू दी गई हो तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10 की पावर -10 मीटर के। 1 पिकोमीटर हो सकता है आपको आंसर पिकोमीटर में दे दिया हो, आपने मीटर में निकाल दिया हो, तो 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू 10 की पावर -12 मीटर के, राइट। और 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 की पावर -9 मीटर के। इन तीनों जो ये कन्वर्जन्स हैं इनको तो बिल्कुल माइंड में बैठा लो, क्योंकि ये आपके पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में वर्क करेंगी, और इवन जब आप फिजिक्स में भी चैप्टर सॉल्व करोगे अपने जो भी है प्रैक्टिस करोगे तब यही वैल्यूज बहुत आती है, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, नैनोमीटर, और एक और आता है फिजिक्स में फेम्टोमीटर। 1 फेम्टोमीटर इक्वल्स टू से एफएम से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 फेम्टोमीटर इक्वल्स टू 10 की पावर -15 मीटर, दिस इज योर फेम्टोमीटर। और ये जो एक्सप्रेशन आया है हमारा, ये एक्सप्रेशन वैलिड होगा सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट, और जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है वो वैलिड होता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए ये एक्सप्रेशन हमारा सिर्फ वैलिड होगा रेडियस का हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के ऊपर। अगर आपसे बोल दे कि यहाँ हीलियम +1 का रेडियस निकालो तो आप निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर आपसे बोल दे कि हीलियम का रेडियस निकालो तो आप इससे नहीं निकाल सकते, क्योंकि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो बोहर एटॉमिक मॉडल को फॉलो नहीं करता, लेकिन हीलियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, बचा उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो इसे फॉलो करता है। ओके, आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी इसमें इस स्लाइड में तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, अगर है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो हमने एक्सप्रेशन देखा रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट का, वो था Rn यानी रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इक्वल्स टू 0.529 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम। n क्या है यहाँ पे शेल नंबर, z क्या है एटॉमिक नंबर, जो भी हम एटम लेंगे। अब हमसे पूछा है क्वेश्चन कि हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, शेल नंबर यानी कि ऑर्बिट नंबर, शेल नंबर, ऑर्बिट नंबर, स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी स्टेट्स, चारों सेम है यहाँ। तो इसीलिए इसने पूछा है रेडियस बतानी है हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम से आपके दिमाग में क्या घंटी बजनी चाहिए, हाइड्रोजन एटम है, एटॉमिक नंबर यानी Z की वैल्यू क्या आएगी 1। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, तो Z की वैल्यू आ गई 1। और क्या पूछा है कौन सा ऑर्बिट की, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट यानी कि पहला ऑर्बिट, पहला शेल, तो n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1, तो यहाँ 1 रखूं यहाँ 1 रखूं कोई फर्क कुछ नहीं, तो क्या आ जाएगी रेडियस क्या आ जाएगी हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट बोहर ऑर्बिट की 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और इसी को इस रेडियस को हमने बोल दिया बोहर्स रेडियस। याद रखना अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ली जाए वैल्यू ऑफ बोहर्स रेडियस
तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट बोहर ऑर्बिट की वैल्यू पूछ रहा है वो, इसी को बोलते हैं बोहर्स रेडियस। और इस बोहर्स रेडियस को मैं डिनोट करूंगी ए नोट से। बोहर्स रेडियस को डिनोट करते हैं ए नोट, ये जो लिखा है ये नोट है, ए नोट से, राइट। अब ये 0.529 0.529 है, क्या इसको हमने बोल दिया ए नोट, क्या इसको मैं यहाँ लिख सकती हूँ, यहाँ 0.529 के बदले में मैं इसके प्लेस पे क्या मैं ए नोट लिख सकती हूँ यहाँ पे? हाँ लिख सकती हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे, आर एन रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इक्वल्स टू ए नोट, 0.529 की जगह पे ए नोट एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। ए नोट की वैल्यू क्या है 0.529 और ये क्या होता है ए नोट, बोहर्स रेडियस, राइट। अब मान लो आपको दी जाए रेशो दे दी जाए कि फर्स्ट रेडियस ये है, शेल नंबर 1 की रेडियस ये है, शेल नंबर 2 की रेडियस ये है, तो इससे एटॉमिक नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हो। या फिर आपसे बोल दिया जाए कि एटॉमिक नंबर ये है 2 के और शेल नंबर डिफरेंट दे दिए जाए, तो आपसे पूछा जाए रेडियस का रेशियो बताओ, तो कैसे निकालोगे रेडियस का एक्सप्रेशन? फर्स्ट शेल नंबर की निकालनी है, तो R1 इक्वल्स टू 0.529 एन 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z1, यही एक्सप्रेशन। R2 के लिए निकालना है, सिमिलरली R2 इक्वल्स टू 0.529 एन स्क्वायर एन 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z2, राइट। अब देखो, तो R1 अपॉन R2, क्योंकि मुझे तो रेशियो निकालनी है बच्चे, ठीक है, तो R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू 0.529 एन 1 स्क्वायर अपॉन Z1। अब मैं R2 की वैल्यू जब इसके नीचे लिखूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, 0.529 एन 2 स्क्वायर नीचे रह जाएगा, Z ऊपर चला जाएगा, तो वही मैंने किया यहाँ Z2 अपॉन 0.529 एन 2 का स्क्वायर, ठीक है। 0.529 कैंसिल, क्योंकि यही कॉमन है दोनों में, कांस्टेंट है, तो मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ गया ये। अगर आपको रेडियस का रेशियो निकालना हो, ये 1 2 की जगह पे हो सकता है यहाँ से आप पूछ ले जाए रेडियस 5 रेडियस 6 की बताओ, रेडियस 3 रेडियस 5 की बताओ, तो वो भी आप निकाल सकते हो, सिंपल है। अब इसकी डिपेंडेंस, रेडियस किस पे डिपेंड करती है? रेडियस क्या एक्सप्रेशन है था 0.529 जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, एन स्क्वायर अपॉन जेड, तो अब वो डिफर क्या कर रहा है, एन स्क्वायर अपॉन जेड, एन क्या है शेल नंबर, इसी को मैं क्या बोल देती हूँ, मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए कंफ्यूज ना हो, ऑर्बिट, और इसी को क्या हम बोल देते हैं बच्चे, स्टेशनरी स्टेट्स, राइट। स्टेशनरी स्टेट से थोड़ा गड़बड़ सा हो गया, देख लेना, स्टेशनरी स्टेट्स। जेड क्या है यहाँ पे हमारा, एटॉमिक नंबर। अब देखो क्वेश्चन क्या बन सकता है, एटम दिया गया हो आपको, एक ही एटम दिया गया हो, सेम एटम है, मान लो लिथियम एटम दे दिया, ठीक है, लिथियम दे दिया, लिथियम नहीं लिथियम +2 दिया जाएगा, लिथियम +2 दे दिया, और आपको शेल नंबर 2 शेल नंबर बोले गए हो, एक बोल दिया गया हो शेल नंबर 4, एक शेल नंबर 5। अब इन दोनों शेल में से आप बताओ कि किसकी रेडियस ज्यादा होगी। तो आपको पता है कि शेल नंबर रेडियस जो है शेल नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर शेल नंबर इंक्रीज होगा तो रेडियस भी इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब क्या है, हमारा n जितना ज्यादा n उतनी ज्यादा रेडियस, तो n 4 और 5 में से ग्रेटर कौन है, n 5 शेल नंबर 5, तो ग्रेटर रेडियस किसकी होगी, शेल नंबर 5 की। सिमिलर क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया गया है डिफरेंट एटम अलग हैं, यानी कि उनके एटॉमिक नंबर डिफर करेंगे, और शेल नंबर सेम है, यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू सेम रख दी और z यानी एटॉमिक नंबर डिफरेंट कर दिया, जैसे कि लिथियम +2 और हीलियम प्लस पूछ लिया। अब देखो z जो है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है का मतलब z जब इंक्रीज करेगा तो रेडियस डिक्रीज कर जाएगी। एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा उसकी रेडियस बोहर रेडियस कम, जिसका एटॉमिक नंबर कम उसकी बोहर रेडियस ज्यादा। तो देखो हीलियम प्लस और लिथियम +2 इनके एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है किसका कम है। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 2, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 3। तो हीलियम कम एटॉमिक नंबर ज्यादा रेडियस, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हीलियम प्लस जो है उसकी ग्रेटर बोहर रेडियस होगी। आई होप ये सारे एक्सप्रेशंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो हमारा रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट इतना ही था। अभी हम करेंगे वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी और टाइम पीरियड करते हैं। तो देखो
अभी हमने पढ़ा रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, nth बोहर ऑर्बिट, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल, ठीक है। ये सब हम बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो भी हम यहाँ पढ़ेंगे, रेडियस, वेलोसिटी, आगे हम पढ़ेंगे टाइम पीरियड, एनर्जी, वो सब के सब सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के ऊपर ही वैलिड होंगे, ठीक है। अभी देखते हैं वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जब हम निकालते हैं तो क्या आता है 2.188 इंटू 10 की पावर 8 Z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड नहीं है, याद रखना बच्चे, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहां से हमें पता चलता है ये सब तो कांस्टेंट है, ये वैल्यू 2.188 10 की पावर 8 कांस्टेंट। वेरी क्या करता है, Z यानी एटॉमिक नंबर, n यानी कि शेल नंबर। तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी, Z पे, एटॉमिक नंबर पे और शेल नंबर पे, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, Z के एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा वेलोसिटी उसकी ज्यादा। शेल नंबर के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, शेल नंबर यानी कि शेल नंबर जितना ज्यादा वेलोसिटी ही उतनी ही कम, ठीक है। देखो, और हमने रेडियस वाले में क्या पढ़ा था, रेडियस वाले में इसका उल्टा पढ़ा था कि n²/z था उसका एक्सप्रेशन, है ना। तो ये दोनों एक्सप्रेशन याद रखना, ठीक है, दोनों उल्टे हैं एक दूसरे के, n² है, यहाँ सिर्फ n ही है। तो देखो, अगर हमें दिया गया हो लिथियम +2 एटम, यानी लिथियम +2 है तो हाइड्रोजन लाइक स्पीशी हो गई, लिथियम +2 एटम दिया है, एटम है सेम, बस उसके शेल नंबर डिफरेंट दे दिए n3 और n4। अब बताओ किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, एटम सेम यानी कि एटॉमिक नंबर सेम, Z सेम, शेल नंबर डिफर कर रहा है, तो शेल नंबर जिसका ज्यादा वेलोसिटी कम, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, शेल नंबर जितना कम वेलोसिटी उतनी ज्यादा। तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, थर्ड या फोर्थ, 3, शेल नंबर 3 4 से कम है, यानी कि 3 छोटा होता है 4 से, तो शेल नंबर 3 कम है, तो इसीलिए उसकी वेलोसिटी हो जाएगी ज्यादा। तो वेलोसिटी ऑफ थर्ड शेल नंबर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ शेल नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम +2 और हीलियम प्लस, दो एटम दे दिए, यानी कि डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एक सेकेंड वेट करना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट क्योंकि दो एटम है, ठीक है, और इनका शेल नंबर है सेम। मान लो इनका शेल नंबर दिया है हमें 2, ठीक है, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट क्योंकि दो एटम है। अब बताओ वेलोसिटी किसकी ज्यादा किसकी कम, Z यानी कि एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा वेलोसिटी उसकी ज्यादा, क्योंकि Z वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इन दोनों में से एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा, लिथियम का, तो वेलोसिटी भी उसकी ज्यादा। तो वेलोसिटी ऑफ लिथियम +2 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ हीलियम +1। अब इस क्वेश्चन का, दो क्वेश्चन मैंने कराए, इस क्वेश्चन का आप बताओ वेलोसिटी किसकी ज्यादा, अगर दोनों के शेल सेम है, इसका भी लिथियम +2 और Na+1 दोनों के शेल सेम है, इसका भी फर्स्ट शेल लिया है, इसका भी शेल नंबर 1 लिया है, ठीक है, दो एटम है, दोनों के एटॉमिक नंबर डिफरेंट, यानी कि Z डिफरेंट, N सेम है, दोनों का 1, तो एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा वेलोसिटी उसकी ज्यादा। तो क्या करेंगे यहाँ पे, बताओ क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर लिथियम +2 और Na+1 में किसका ज्यादा है, Na का, सोडियम का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वेलोसिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी बच्चे, वेलोसिटी हो जाएगी हमारे पास सोडियम की, ठीक है। क्या आप सबने भी यही क्वेश्चन का आंसर किया, गुड। तो इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आया, कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे तो हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते बच्चे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, ये सारी चीजें हम किसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। क्या सोडियम प्लस हाइड्रोजन लाइक स्पीशी है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, अगर उसमें से मैं प्लस है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दूं, कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे 10, और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 1, तो इसका 10 है इसका 1 है, कैसे कंपेयर कर सकते हो, इस पे तो बोहर रेडियस, बोहर एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल ही नहीं है, तो इसीलिए हम इसे कंपेयर नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन है हमारा कैंसिल, और इसका आंसर अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया आपको फंसाने की कोशिश करेगा और आप जल्दबाजी में क्या करोगे, बस सिंपल सा इसमें देखा और आंसर टिक कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए।
इसका आंसर आएगा कांट कंपेयर, या फिर नन ऑफ दीज अगर ऑप्शन में हो तो नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये था हमारा वेलोसिटी का। रेडियस पढ़ लिया, वेलोसिटी हमने पढ़ लिया, एनर्जी का देख लिया कैसे जब वो अपर शेल में जाता है तो एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, अपर शेल से नीचे आता है यानी डिग्रेड हो रहा है तो उसके फीचर्स कुछ कम होंगे तो इसका मतलब वो एनर्जी को रिलीज कर रहा है। ठीक है, अभी हमारा रहता है टाइम पीरियड, एनर्जी, स्पेक्ट्रम। ये सारी चीजें, ये वाला लेक्चर थोड़ा काफी बड़ा हो गया है तो इसलिए सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अगेन अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग में या फिर नीट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करूंगी। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर।